सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेहलवान और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने किया था मॉक टेस्ट नंबर 6। तो अगर आपने अभी तक वो अटैम्प्ट नहीं किया तो आप अटैम्प्ट करके देख लीजिए उसको, और जो भी आपके मार्क्स आते हैं वो भी आप मेंशन ज़रूर कर देना कमेंट में। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन इन जॉइंट अकाउंट। ये भी उसी से रिलेटेड है जो हमने अभी किया था डिपॉजिट अकाउंट, तो उसी में से है भी। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे। तो इसमें हमारे पास 3 केस है कि जो अकाउंट है वो या तो आइदर और सर्वाइवर का हो, फॉर्मर और सर्वाइवर, या फिर जॉइंट अकाउंट। अब इनमें फ़र्क क्या होता है, देखिए आइदर और सर्वाइवर में क्या होगा, यानी कि 2 पर्सन है, मान लो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कि उसमें या तो आइदर और सर्वाइवर में क्या होगा, यानी दोनों के पास इक्वल जो हमारे पास क्या होंगे, लाइबिलिटी होगी उनकी, और इक्वल राइट्स होंगे कोई भी काम करने का जो अकाउंट से रिलेटेड। बात करें फॉर्मर और सर्वाइवर की, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक बंदा सुपीरियर होगा और दूसरा जो होगा उसके नीचे होगा। मान लो कि फॉर्मर जो पर्सन होगा वो क्या होगा, वो पहले नंबर पे होगा। अकाउंट जब बनेगा तो उसमें पहले नंबर पे उसका नाम लिखा जाएगा, और उसमें क्या होगा कि उसके पास कुछ राइट्स ज़्यादा होंगे सर्वाइवर से। वो कौन से राइट्स है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। और जॉइंट अकाउंट क्या होगा, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होंगे। तो इसमें देखिए फर्स्ट केस है हमारे पास ओपनिंग ऑफ अकाउंट। तो अगर हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उसमें देखिए क्या होगा, तो आइदर और सर्वाइवर के केस में बोथ साइन, यानी कि दोनों के साइन उस पर चाहिएंगे। फॉर्मर और सर्वाइवर में भी दोनों जो पर्सन है उनके साइन चाहिएंगे, और जॉइंट अकाउंट में ऑल साइन, यानी कि सभी के द्वारा सिग्नेचर किए जाएंगे। उसके बाद आता है स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक, यानी कि किसी चेक की पेमेंट स्टॉप करनी है तो उसमें क्या होगा, आइदर और सर्वाइवर के केस में क्या होगा कि आइदर कैन स्टॉप, यानी कि दोनों के पास इक्वल राइट्स है, कोई भी जो चेक दिया गया है उसकी पेमेंट स्टॉप कर सकता है। फॉर्मर और सर्वाइवर में क्या होगा कि ओनली फॉर्मर, सिर्फ फॉर्मर के पास ये राइट होगा कि वो किसी चेक की पेमेंट को स्टॉप कर सकता है। और जॉइंट अकाउंट में क्या होगा, सभी इक्वल हैं तो उसमें क्या होगा, एनीवन। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, यानी कि अकाउंट अगर उनको क्लोज करना है तो उसमें देखिए क्या होगा, आइदर और सर्वाइवर के केस में होगा बोथ साइंस, दोनों को साइन करने होंगे। फॉर्मर और सर्वाइवर में होगा ओनली फॉर्मर साइंस, यानी कि अगर अकाउंट क्लोज अब ओपन किया था दोनों के साइन किए थे, दोनों ने साइन किए थे, लेकिन जब क्लोज करना है तो सिर्फ फॉर्मर के पास राइट है कि वो उसको क्लोज कर सकता है, उसमें सर्वाइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जॉइंट अकाउंट में क्या होगा, ऑल साइंस, यानी कि सभी के सिग्नेचर होंगे। उसके बाद मेकिंग और कैंसल नॉमिनेशन, यानी कि जो नॉमिनेशन बनाना है, कैंसिल करना है या फिर चेंज करना, तो उसके अंदर आइदर और सर्वाइवर में दोनों के साइन होंगे, फॉर्मर और सर्वाइवर में भी दोनों के साइन होंगे, और जॉइंट अकाउंट में भी सभी के साइन होंगे। और लास्ट इसमें आता है हमारे पास अटैचमेंट ऑर्डर, यानी कि अगर AO लग जाता है अकाउंट के ऊपर तो उसमें क्या होगा, आइदर और सर्वाइवर में क्या होगा, ईच ऑफ देम इज इक्वली लायबल, ये सभी में सेम होगा। फॉर्मर और सर्वाइवर में भी सभी लायबल होंगे, और जॉइंट अकाउंट में भी सभी लायबल होंगे। तो ये जो चार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके पास 1-2 क्वेश्चन जरूर बन के आ जाता है। बाकी इसके कुछ और भी इससे रिलेटेड टॉपिक है वो भी हम इसमें अभी आगे करेंगे, लेकिन ये जो चार्ट है आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, इसमें से आपका 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन बन ही जाता है। उसके बाद इसी में हमारे पास नेक्स्ट है पेमेंट ऑन मैच्योरिटी। तो पेमेंट ऑन मैच्योरिटी हो और हमारे पास जो अकाउंट है वो क्या है, उसमें आइदर और सर्वाइवर हो। इफ फिक्स्ड और टर्म डिपॉजिट अकाउंट आर ओपन विद ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस आइदर और सर्वाइवर, यानी कि कोई डिपॉजिट या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया गया है जिसमें इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई है, आइदर और सर्वाइवर की, तो उसमें क्या होगा, साइन ऑफ बोथ द डिपॉजिटर्स नीड नॉट टू बी ऑब्टेन्ड फॉर पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट ऑन मैच्योरिटी, यानी कि जब मैच्योर हो जाती है तो उसमें अगर आइदर और सर्वाइवर है तो यानी कि उसमें दोनों पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी साइन करने की, कोई भी एक पर्सन उस पेमेंट को ले सकता है मैच्योरिटी के ऊपर। उसके बाद है पेमेंट बिफोर मैच्योरिटी, अगर पेमेंट बिफोर मैच्योरिटी हो और आइदर और सर्वाइवर का केस हो, साइन ऑफ बोथ द डिपॉजिटर्स रिक्वायर्ड, तो इस केस में दोनों जो हमारे पास डिपॉजिटर्स होंगे उनके साइन
चाहिएंगे। लेकिन जब हम मैच्योरिटी की बात करते हैं पेमेंट और मैच्योरिटी पे दोनों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बिफोर मैच्योरिटी पेमेंट लेने के लिए आइदर और सर्वाइवर के केस में दोनों डिपॉजिटर के साइंस चाहिएंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसी में है इफ़ वन ऑफ द डिपॉजिटर्स एक्सपायर्स, यानी कि दोनों में से कोई भी एक एक्सपायर हो जाता है, आइदर सर्वाइवर में से कोई एक एक्सपायर हो जाता है बिफोर द मैच्योरिटी से पहले, नो प्री पेमेंट ऑफ द फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट में भी अलाउड। तो जो प्री पेमेंट है वो दूसरे को नहीं की जा सकती। नो प्री पेमेंट ऑफ द फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट में भी अलाउड विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द लीगल हेयर्स ऑफ द डिसीज्ड जॉइंट होल्डर, यानी कि अगर एक की डेथ हो गई है मैच्योरिटी से पहले तो दूसरे को पेमेंट ऐसे नहीं दी जाएगी। उसको पेमेंट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी किससे, जो उसके लीगल हेयर्स है, जो दूसरा जो डिपॉजिटर था जिसकी डेथ हो गई है, डिसीज्ड जॉइंट होल्डर जो है उसके लीगल हेयर्स की जो अनुमति लेनी पड़ेगी, तब जाके वो प्री मैच्योरिटी में जो पेमेंट ले सकता है। और लास्ट इसमें नो रिस्ट्रिक्शंस फॉर सर्वाइवर ऑन मैच्योरिटी, लेकिन अगर मैच्योर हो जाता है जो डिपॉजिट उस वक्त उसको किसी दूसरे की जो अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही उसको मैच्योरिटी पे वो पेमेंट ले सकता है, उस वक्त कोई भी रिस्ट्रिक्शन ऐसी नहीं होगी। नेक्स्ट इसमें था प्री मैच्योर विड्रॉल। तो अगर प्री मैच्योर विड्रॉल है तो फॉर्मर और सर्वाइवर का केस है, तो फॉर्मर अलोन कैन ऑपरेट विदड्रॉ द मैच्योर्ड अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट व्हेन बोथ आर अलाइव। अगर दोनों डिपॉजिटर अलाइव हैं तो जो फॉर्मर है वो अकेला ही जो ऑपरेट कर सकता है अकाउंट को और विड्रॉ कर सकता है अमाउंट को ऑन मैच्योरिटी। सिग्नेचर ऑफ बोथ द डिपॉजिटर्स मे हैव टू बी ऑब्टेन्ड इन केस द डिपॉजिट इज टू बी पेड बिफोर मैच्योरिटी। और अगर बिफोर मैच्योरिटी की बात की जाए विड्रॉल की, तो उस वक्त दोनों के साइन की जरूरत वहाँ पे पड़ सकती है। इफ़ फॉर्मर एक्सपायर्स, अगर दोनों पर्सन में से फॉर्मर एक्सपायर हो जाता है बिफोर मैच्योरिटी, द सर्वाइवर कैन विड्रॉ द डिपॉजिट ऑन मैच्योरिटी। तो जो सर्वाइवर है उस अकाउंट में वो मैच्योरिटी पे विड्रॉ आसानी से ले सकता है, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। प्री मैच्योर विड्रॉल रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, लेकिन अगर प्री मैच्योर विड्रॉ लेना है तो दोनों पार्टीज का कंसेंट लेना पड़ेगा, दोनों की जो आज्ञा अनुमति उसमें होनी चाहिए। व्हेन बोथ आर अलाइव, जब दोनों अलाइव है, एंड डेथ ऑफ द सर्वाइविंग डिपॉजिटर एंड द लीगल हेयर्स ऑफ द डिसीज्ड इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन डिपॉजिटर। लेकिन अगर उनमें से एक की डेथ हो जाती है तो जिसकी डेथ हुई है उसके लीगल हेयर्स का कंसेंट लिया जाएगा, तब जाके जो दूसरा पर्सन है वो क्या कर सकता है, प्री मैच्योर पेमेंट ले सकता है। नेक्स्ट इसमें है प्री मैच्योर विड्रॉल्स जॉइंट अकाउंट के केस में। इफ़ द जॉइंट डिपॉजिटर्स प्रेफर टू अलो प्री मैच्योर विड्रॉल्स, अगर जो जॉइंट अकाउंट में जो डिपॉजिटर्स हैं सभी, उन्होंने क्या बोला है कि हमें प्री मैच्योर पेमेंट चाहिए, प्री मैच्योर विड्रॉल चाहिए ऑफ फिक्स्ड और टर्म डिपॉजिट आल्सो इन अकॉर्डेंस विद द मैंडेट ऑफ आइदर और सर्वाइवर और फॉर्मर और सर्वाइवर एज द केस में भी। और उन्होंने मैंडेट पहले दिया हुआ है कि जो अकाउंट है वो फॉर्मर और सर्वाइवर के बेस पे चलेगा या फिर आइदर और सर्वाइवर के बेस पे चलेगा। तो उस केस में जो भी केस है, इट वुड बी ओपन टू बैंक्स टू डू सो। तो उस केस में कोई भी जो केस है तो उसमें बैंक पूरी तरीके से आज़ाद है कि वो उस तरीके से विड्रॉल दे सकते हैं, प्रोवाइडेड दे हैव टेकन ए स्पेसिफिक जॉइंट मैंडेट फ्रॉम द डिपॉजिटर्स फॉर सेड पर्पज। तो जो भी मैंडेट जॉइंट डिपॉजिटर के द्वारा दिए गए हैं उस हिसाब से जो बैंक्स हैं उनको प्री मैच्योर विड्रॉल्स दे सकते हैं। तो जो हमारा डिपॉजिटर का जो टॉपिक चल रहा था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी आप अक्सर देखते हो कि एक दो इसमें से आ जाता है कई बार। तो देखिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होगा। HUF या फिर इसको हम बोल देते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली इज नॉट बेस्ड ऑन एनी एक्ट। तो जो HUF या जॉइंट हिंदू फैमिली है ये किसी भी एक्ट के अंदर मेंशन नहीं की गई है। हाउएवर द शेयर इन एसेंट्रल
प्रॉपर्टी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, यानी कि उत्तराधिकारी का जो एक्ट है हिंदू का, उस बेस पे जो शेयर मिलता है एसेंटर प्रॉपर्टी में वो डिसाइड होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे मान लो कोई फैमिली है, तो उसमें उनके मान लो 2 बच्चे हैं, उसके बाद तीसरा बच्चा भी जन्म लेता है। तो उस केस में जो तीसरा बच्चा है उसका खुद ही जो प्रॉपर्टी में उसका हिस्सेदार वो खुद बन जाता है, उसका शेयर मिल जाता है। जो भी उनकी एसेंटर प्रॉपर्टी यानी कि पूर्वजों की जो भी उनकी प्रॉपर्टी है वंश की, तो उसमें वो ऑटोमेटिकली उसमें हिस्सेदार बन जाता है। ये कहाँ पे बताया गया है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हिंदू जॉइंट फैमिली जो है या HUF है, वो किसी भी इससे अलग जो कोई एक्ट है उसमें ये बताया नहीं गया है। मैनेजमेंट ऑफ HUF की मैनेजमेंट कौन करता है? HUF आर मैनेज्ड बाय द एल्डेस्ट मेल मेंबर कॉल्ड कर्ता। तो जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होगा उसको हम बोलते हैं कर्ता, वो इसकी मैनेजमेंट करता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे आप ध्यान दोगे, इसमें एल्डेस्ट यूज किया हमने, ओल्डेस्ट यूज नहीं किया है। ओल्डेस्ट यूज होता है जो खून के रिश्ते नहीं होते। मान लो अपने दोस्त के लिए आप यूज करोगे कि ही इज ओल्डर देन मी, या फिर किसी बिल्डिंग के लिए, किसी चीज़ के लिए आप यूज कर सकते हो। लेकिन जो एल्डेस्ट है वो जो फैमिली है, खून के रिश्ते जो होता है उनके लिए यूज किया जाता है। उसके बाद एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट फीमेल मेंबर्स ऑफ HUF एंजॉयज द सेम राइट्स एज मेल। लेकिन जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई थी 2005 में, उसके बाद क्या बोला गया है कि जो फीमेल मेंबर्स हैं HUF के, वो भी सेम राइट्स ले सकते हैं जैसे कि मेल के पास होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इससे पहले क्या बोला जाता था कि जो एल्डेस्ट मेंबर है वो मेल ही माना जाएगा कर्ता। अगर मान लो उसकी डेथ हो जाती है तो उससे जो नीचे आएगा मेल मेंबर, उसको ही कर्ता माना जाएगा। उससे ऊपर चाहे कोई अगर एल्डेस्ट फीमेल हो उसको कर्ता नहीं माना जाता था। लेकिन अमेंडमेंट के बाद उसको जो फीमेल है, एल्डेस्ट जो है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उन दोनों में से किसी को भी कर्ता माना जाने लग गया। कर्ता इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ HUF, मेल और फीमेल, दोनों में से कोई भी हो वो कर्ता बन जाता था। ये कब हुआ? 2005 की अमेंडमेंट के बाद। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ को पर्सनर्स। वन को पर्सनर्स इज नॉट एन एजेंट ऑफ द अदर को पर्सनर। यानी कि इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि कितने उसमें को पर्सनर्स हो सकते हैं, यानी कि कितने उसमें आगे हिस्सेदार हो सकते हैं। जैसे मान लो कोई फैमिली है तो उसमें मान लो 3 लड़के थे उनके आगे, तो उनके भी आगे शादी हो तो उनके भी 3-3 या 2-2 लड़के हो जाते हैं। तो सभी का उसमें हिस्सा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जितने भी आगे होंगे तो उनमें सभी का हिस्सा बराबर होता है। उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि कितने उसमें पर्सन आगे हो सकते हैं। वन को पर्सनर इज नॉट एन एजेंट ऑफ अदर को पर्सनर। और जो एक को पर्सनर है वो किसी दूसरे का एजेंट नहीं बन सकता, सभी का इक्वल शेयर उसमें होगा। वो किसी दूसरे के बेस पे जो अपना हिस्सा नहीं मांग सकता। उसके बाद है पावर्स ऑफ कर्ता। कर्ता की क्या क्या पावर्स होती है देखिए इसमें। कर्ता हैज पावर्स टू इनक्योर डेब्ट, एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट्स, प्लेज सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली बिजनेस फॉर डैट कंसेंट ऑफ द को पर्सनर इज नॉट रिक्वायर्ड। यानी कि जो कर्ता है उसके पास पावर होती है कि वो कोई डेब्ट ले सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर सकता है, दे सकता है, प्लेज सिक्योरिटीज प्लेज कर सकता है, दे सकता है। यानी कि बैंकों की उसको जो लोन लेना है तो कोई भी सिक्योरिटी दे सकता है वो। ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली बिजनेस के बिहाफ पे कर्ता के पास पूरी पावर है कि वो कोई भी लोन ले सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकता है, कोई भी गारंटी दे सकता है। फॉर डैट कंसेंट ऑफ द को पर्सनर इज नॉट रिक्वायर्ड। उसके लिए किसी भी दूसरे को पर्सनर की कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती, दूसरे को पर्सनर की आज्ञा की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर्तास लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट को पर्सनर आर लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ दियर शेयर इन HUF प्रॉपर्टी। लेकिन जो को पर्सनर है वो भी थोड़े लाइबल हो सकते हैं, किस बेस पे कि जितना उनका HUF प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है, शेयर होता है, उस बेस पे वो भी लाइबल हो सकते हैं। बाकी कर्ता की लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। However, if the documents are signed by all the co-partner
ओनली देन दे आर पर्सनली लायबल। और अगर जो डॉक्यूमेंट है, मान लो कोई लोन लिया गया, उसके ऊपर सभी को पर्सनल के साइन है, तो उस केस में सभी को पर्सनल क्या होते हैं, पर्सनली उसके लायबल हो जाते हैं। उसके बाद इसमें आता है गारंटिंग ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी टू एचयूएफ। तो यानी कि जो क्रेडिट फैसिलिटी दी जा रही है एचयूएफ, उसमें क्या ध्यान रखना है, While giving loan to HUF, the bank should ensure that the credit facility is for the legal necessity of HUF। यानी कि जब बैंक लोन देता है, क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा है, तो उसको ये इंश्योर करना होता है कि जो क्रेडिट फैसिलिटी दी जा रही है वो लीगल नेसेसिटी हो HUF की। यानी कि ऐसा नहीं हो कि जो करता है वो कोई फ्रॉड करके कोई भी लोन अपने पर्सनल काम के लिए लेने जा रहा हो। तो ये इंश्योर करना होता है बैंकों की लीगल नेसेसिटी, यानी कि उनको लीगल ज़रूरत है HUF को उस क्रेडिट की। द लोन डॉक्यूमेंट शुड बी गोट एग्जीक्यूटेड फ्रॉम कर्ता। तो ये तो आपको पता है कि कर्ता से जो डॉक्यूमेंट है वो एग्जीक्यूट कराए जाएंगे, साइन कराए जाएंगे। एंड ऑल मेजर को पार्टनर, और जो बड़े जो वहाँ पे उत्तराधिकारी है उनसे भी वो डॉक्यूमेंट जो एग्जीक्यूट कराए जाने चाहिए, उनके साइन कराए जाने चाहिए। एंड गार्डियंस ऑफ माइनर, जो माइनर हैं, जो को पर्सन माइनर हैं, उनके गार्डियंस के भी साइन उस पर कराने चाहिए। सो डैट दे बिकम पर्सनली लायबल, ताकि वो सभी पर्सनली लायबल बन जाए। क्योंकि अगर उनके साइन उस पर नहीं है और जो फैमिली मेम्बर था उसकी डेथ हो जाती है, तो लीगली जो बैंक है वो क्लेम नहीं कर सकता कि आप अपनी प्रॉपर्टी में से वो लोन आप पे करो। तो उनकी भी लीगल लायबिलिटी बढ़ाने के लिए सभी के साइन बैंक को लेने चाहिए। इफ़ कर्ता स्टेज अब्रॉड मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर जो करता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम यानी कि ज़्यादातर वो अब्रॉड में रहता है, ही कंटिन्यूस टू भी करता, फिर भी वो करता ही रहेगा। एंड फॉर ऑपरेटिंग द अकाउंट ही कैन गिव मैंडेट टू एनीवन। तो और वो जो अकाउंट है अब उसको कोई तो मैनेज करेगा। मान लो इंडिया की बात हो रही, तो इंडिया के अंदर कोई तो उसको मैनेज करेगा, तो उसमें वो किसी को भी मैंडेट दे सकता है, चाहे वो आउटसाइडर हो या फिर फैमिली के किसी भी मेंबर को मैंडेट दे सकता है। फैमिली के मेंबर को या आउटसाइडर को भी वो मैंडेट दे सकता है कि आप मेरे बेस पे इस अकाउंट को जो ऑपरेट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें, ए को पर्सनर कैन नॉट काउंटरमेंट द चेक अनलेस द कर्ता हैज डेलीगेटेड द अथॉरिटी टू ऑपरेट द अकाउंट। जो कोई भी को पर्सनर है यानी कि और जो उसमें हिस्सेदार था, कैन नॉट काउंटरमेड, यानी कि चेक को काउंटरमेड यानी कि उसको कैंसिल नहीं कर सकता या फिर उसको कैंसिल करने का रोकने का ऑर्डर नहीं दे सकता, अनलेस तक करता है डेलीगेटेड द अथॉरिटी टू ऑपरेट द अकाउंट। जब तक कि कर्ता ने उसको डेलीगेट यानी कि उसको अथॉरिटी नहीं दी गई हो, उसको नहीं बोला गया कि आप ऐसा करो, तब तक कोई भी को पर्सनर जो चेक कर्ता ने दिया उसको काउंटरमेड उसको रोक नहीं सकता। एज पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग HUF कैन नॉट बिकम द पार्टनर इन एनी अदर पार्टनरशिप। जो HUF है वो किसी भी अदर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। HUF डज नॉट हैव लीगल एंटिटी, क्यों? क्योंकि जो HUF है वो उसकी कोई लीगल एंटिटी नहीं है, वो किसी एक्ट के अंदर जो डिफाइन नहीं किया गया, इसलिए वो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। एंड इट इज़ नॉट फॉर्म्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। ठीक है, ये वही बात हो गई। उसके बाद इसके बारे में हम कुछ और पढ़ेंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था इसमें। वन पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ मोर देन वन हिंदू जॉइंट फैमिली। तो जो कोई भी एक पर्सन वो एक से ज़्यादा हिंदू जॉइंट फैमिली का मेंबर हो सकता है। कर्ता कैन मेक एग्रीमेंट ऑन एनी मैटर, ही कैन पे डेब्ट्स और कैन मेक पार्शियल पेमेंट टू आउटसाइडर्स आल्सो। कर्ता के पास पूरी पावर होगी कि वो कोई भी एग्रीमेंट बना सकता है, कोई भी डेब्ट ले सकता है, पे कर सकता है, और कुछ भी पार्शियल पेमेंट, कुछ पैसा निकाल के वो किसी आउटसाइडर को भी दे सकता है। ये सभी कर्ता की पावर्स होती हैं। उसके बाद लास्ट में कुछ और पॉइंट्स हैं इसमें। जॉइंट हिंदू फैमिली कैन नॉट बिकम ए पार्टनर इन एनी अदर पार्टनरशिप फर्म, ये हमने पढ़ लिया है। नॉमिनेशन इज नॉट अवेलेबल इन जॉइंट हिंदू फैमिली अकाउंट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि जो नॉमिनेशन फैसिलिटी है वो जॉइंट हिंदू फैमिली में नहीं हो सकती। ऑन द डेथ ऑफ द कर्ता,
जब कर्ता की डेथ हो जाती है, द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर बिकम द कर्ता, ये हमने पढ़ ली है। द इन प्लेस ऑफ द माइनर को पर्सनर, और जो माइनर को पर्सनर है, हिज गार्डियन साइज द डॉक्यूमेंट, उसके बिहाफ पे उसका गार्डियन क्या करता है, साइन को जो डॉक्यूमेंट को साइन करता है। व्हेन माइनर अटेन्स मेजोरिटी, और जब माइनर मेजोरिटी को अटेन कर लेता है, मैच्योर हो जाता है, हिज कॉन्सेंट हैज़ टू बी टेकन, तब उसका कॉन्सेंट भी लिया जाना चाहिए। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर टॉपिक आपको, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पे बिल्कुल फ्री में सारा का सारा सिलेबस है जो सब स्टाफ टू क्लरिकल का कराया जा रहा है। और जो भी पर्सन जो हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है उसको जो अवेल करना चाहता है तो वो भी हमारे चैनल पे जाके उसको अवेल कर सकता है। अभी जल्द ही पीएनबी नॉलेज सेंटर के जो क्वेश्चन आंसर है वो भी डलने स्टार्ट हो जाएंगे 1-2 दिन के अंदर। तो इस वीडियो में इतने ही, मिलेंगे नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।